जय हिंद। एमपीपीएससी के माध्यम से विभिन्न इंटरव्यूज आयोजित किए जा रहे हैं और उन इंटरव्यूज की तैयारी के लिए अभ्यर्थी विभिन्न स्रोतों से जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। मेरे साथ में हैं कर्नल मनोज बर्मन सर। सर, आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, डेंटल सर्जन के इंटरव्यूज जो चल रहे हैं, इन इंटरव्यूज में कई सारी बातें कॉमन हैं, कई सारे ऐसे पक्ष हैं जिन पर विद्यार्थी स्वयं से बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको वो टच भी नहीं कर पा रहे हैं, किंतु वो बहुत ही आवश्यक है। आपके इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि वो क्या चीजें हैं जो अभ्यर्थी छोड़ करके ना जाए। अगर उन चीजों पर फोकस नहीं किया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सर, आपसे पहला सवाल यहीं से शुरू करता हूं कि बीडीएस के जो इंटरव्यू चल रहे हैं डेंटल सर्जन के, आपने कई सारे अभ्यर्थियों के इंटरव्यू भी लिए हैं। बच्चे पहली गलती कहां कर रहे हैं, किन चीजों को छोड़ करके आ रहे हैं आपके पास में? हमारे देश में जो मेडिकल और बीडीएस के अभ्यर्थी हैं वो 12वीं के बाद से या 12वीं के पहले से ही इतने फोकस्ड होके परीक्षा की तैयारी करते हैं कि उनके जीवन में बीडीएस और एमबीबीएस की ही सारी बातें घूमती रहती है और उनका सारा जीवन और सोच उसी पर केंद्रित होता है। अच्छा भी है, एक अच्छे बीडीएस या एमडीएस बनने के लिए शायद वो उचित है, लेकिन जब आप किसी शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं और वो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन होना है तो उसमें आपका सिर्फ मेडिकल या डेंटल की जानकारी ही अगर सब कुछ होता तो इंटरव्यू होता ही नहीं। आपको के जो मार्क्स हैं जो परीक्षा में आपने प्राप्त किए उसी के आधार पर आपका चयन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कारण ये है कि ये एक शासकीय सेवा है, जिस सेवा के अंदर एक हायरार्की है, उस हायरार्की के अंतर्गत आप काम करते हैं। आप हमेशा दांत का ही देखभाल नहीं करते हैं। दांत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी जिले में जल में कुछ ऐसा फ्लोराइड ज्यादा है या उसमें के लिए क्या रोकथाम के लिए क्या करना है, या किसी विशेष समुदाय आदिवासी या किसी भी समुदाय के लोगों को दांत की विशेष परेशानियां होती है तो उनके लिए ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको इन चीजों पर सारे जीवन जो है सिर्फ दंत रोग की चिकित्सा ही नहीं करना है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं जो तैयारी है उसमें यह भी शामिल होना है कि उस हायरार्की क्या है, उस हायरार्की कैसा फंक्शन करता है, आपके क्या चार्टर ऑफ ड्यूटीज हो सकते हैं और उन स्थितियों में जो एक चिकित्सा केंद्र से बाहर जाकर जब उन चीजों को करना पड़ता है उस एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी क्या भूमिका है, क्या सोच है, प्रश्न इनके ऊपर होंगे। तो देखिए, आपने ये 2 मिनट सर की बात सुनी और समझ में आ गया कि जो आपके पास आपका व्यावहारिक ज्ञान है, आपकी पढ़ाई लिखाई संबंधित ज्ञान है, वो तो है ही है, पर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने अभी तक टच नहीं किया है। सर के इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि किन मुद्दों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। सर, जब ये बच्चे इंटरव्यू के लिए आते हैं तो जनरली फोकस्ड होकर के आते हैं, तो एमपी के संबंध में क्या इन्हें पढ़ना है अभी? क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 8-8 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं पर पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और स्वयं दोनों के संबंध में इन्हें क्या ज्ञान पहले हासिल करना है? पहली चीज तो इनको ये पता होना चाहिए, जो सामान्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के मध्य प्रदेश या देश के विद्यार्थियों को, प्रतियोगी छात्रों को जो जानकारी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में, जो प्रदेश के संबंध में, इसका फ्लोरा फौना और कितने विभाग हैं, कितने जिले हैं, उन जिलों की क्या विशेषता है, उनकी जलवायु कैसी है, उनका शरीर स्वास्थ्य या दंत पर चिकित्सा पर क्या प्रभाव है, के साथ ही जो विशेष जाति समुदाय हैं उनके खान पान, उन खान पान से उत्पन्न किस तरह के दांत या शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं, इन सब बातों का विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न उसमें एक विषय से विषय विशेषज्ञ होगा। और मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे चाहे अभ्यर्थी जो जिनको कॉल किया गया है वो सब उस मापदंड में खड़े उतरेंगे, क्योंकि वो निश्चय ही अच्छे होंगे अपने विषय पे। लेकिन उनको मध्य प्रदेश के बारे में, यहाँ की आबो हवा, भोजन, खान पान और उसका शरीर और दांत के ऊपर प्रभाव का ज्यादा अध्ययन करना होगा। सर, जैसे कि बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं,
तो साइकोलॉजी के मामले में आपका क्या कहना है, आप किस तरह से बच्चों को बताएंगे? और पहली बात तो ये कि आपको डरना नहीं है। अगर आपको चाहिए कि आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेकर के आना है तो कर्नल बर्मन सर के मार्गदर्शन में पूरा पैनल बैठा हुआ है, जिसमें एक आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, कर्नल साहब भी है। तीनों लोग मिलकर के पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से कंडक्ट करा रहे हैं। आप भी स्क्रीन पर जो दिया हुआ नंबर है, इस नंबर पर संपर्क करके हमारे इंटरव्यू टीम से मार्गदर्शन ले सकते हैं। सर, साइकोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों? देखिए, एक बहुत जो मेरा अनुभव है उसमें मैंने देखा, चूंकि एक बहुत लंबी जद्दोजहद तैयारी के बाद आप मेडिकल या दंत चिकित्सा में एडमिशन पाते हैं, तो वो सब करते करते आपको दूसरे जितने भी लोग हैं समाज में, जो दूसरे अधिकारी हैं, उनके बारे में एक विशेष मानसिकता से आप पीड़ित होते हैं। मैं ऐसे भी लोगों से के संपर्क में रहा हूँ जिनका ये कहना है कि ये जो कलेक्टर साहब हैं या जो ये संभाग आयुक्त हैं, ये तो खुद एमबीबीएस या बीडीएस की परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में एंट्री की तैयारी कर रहे थे, वहाँ सिलेक्ट नहीं हुए, आज हो गया करके जाति करते हैं। पहली चीज, ये मनोभाव अगर लेकर आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके अंदर जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द सक्सेस। आपको एक सामान्य, जब आप एमबीबीएस का इंटरव्यू देने गए थे या बीडीएस के परीक्षा पास करने के बाद जब आप काउंसलिंग के लिए गए थे, वो जो मनोभाव है वो लेकर आप जाइए कि आप भी एक अभ्यर्थी हैं और आपको भी उतना ही प्रयास कर रहा है जाने के लिए जितना एक सामान्य एनपीपीएससी का डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी या अन्य पदों के लिए जो प्रतियोगी है, वो मानसिकता और तैयारी में वो सारी जानकारी होनी चाहिए जो, और किसी भी तरह का सेंस ऑफ सुपीरियरिटी कि हम तो डॉक्टर हैं या हम डेंटल सर्जन हैं, इस तरह के किसी भी, और जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए उनको तो कुछ भी नहीं पता है, इस तरह की भाव मनोभाव लेके जाएंगे तो निश्चय ही आपको नुकसान होगा। सर, एक लास्ट सवाल कि क्या इंटरव्यू है, जैसे जनरली बच्चे जा रहे हैं, कुछ एरिया तो ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग इक्वल हैं, क्या इंटरव्यू के मार्क्स का कोई बेनिफिट होता है? अच्छे मार्क्स आने से आगे चल करके सेवाओं में कुछ लाभ होता है क्या? कई बार विद्यार्थी या अभ्यर्थी, चूंकि इस करीब 190 के ऊपर पद हैं और सिर्फ 200 कुछ लोगों को बुलाए गए हैं, तो कई बार हम लैक्स हो जाते हैं कि अरे हो ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि जब चयन में कम विद्यार्थी और कम पद दोनों ही में बहुत ज्यादा अंतर ना हो, तब जो इंटरव्यू है अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि दूसरे इंटरव्यू में तो अगर आप मेन डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट नहीं हुए तो डीवाईएसपी के लिए हो जाएंगे या नायब तहसीलदार के लिए हो जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप सिलेक्ट होंगे तो सिर्फ डेंटल सर्जन के लिए होंगे या नहीं होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आपके जो स्वयं के जो मार्क्स हैं, अगर बीडीएस है उसके ऊपर कोई एमडीएस है तो उसको निश्चय ही वो होगा। जो पहले जिन्होंने किया है, जिन्होंने इस साल किया है बीडीएस की परीक्षा पास की है, जिन्होंने 2 साल पहले, तो इन सब चीजों का भी जो है कहीं ना कहीं मूल्यांकन होगा अंतिम आपके सफलता के लिए। और इसलिए जरूरी है कि आप पूरा प्रयास करें कि किस तरह से, जो ये सोचकर कि बहुत कम पद है, पद बहुत है और अभ्यर्थी उतने ज्यादा नहीं है, सोचकर किसी भी तरह से आप अपनी ओर से रिलैक्स ना होइए। आपको टॉप करना है ताकि ये जो सीनियरिटी अभी जो फिक्स होगी चयन में, वो सीनियरिटी ताउम्र जब तक आप सेवा में रहेंगे आपको लाभ पहुंचाता रहेगा और मनचाहा सेंटर भी मिल जाएगा जहां ज्वाइनिंग चाहेंगे। तो देखिए, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें कर्नल बर्मन साहब ने आपको हर उस बारीक पहलू से अवगत कराया जो आपको इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखना है। चाहे इंटरव्यू की तैयारी के लिए वो एरियाज हैं जहां से आपको प्रिपरेशन करना है, इंटरव्यू के मार्क्स और साइकोलॉजी, हर तरह की बात कर्नल सर ने हमको समझाई। अगर आपको लगता है कि आपको भी तैयारी करना है कर्नल सर के बोर्ड के साथ में, तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है या फिर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस पर आप आज ही कॉल कीजिए। और हमारे सेशंस लगातार चल रहे हैं, आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका इंटरव्यू हो पाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उन लोगों तक इसको जरूर पहुंचा दीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।